ओके, देन हमारे पास आते हैं मिनिस्कल टीयर्स। मिनिस्कल टीयर्स जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी रोटेटरी फोर्स की वजह से कॉज हो रहे हैं। वो इतने ज्यादा कॉमन नहीं होते हैं, लेकिन जब भी होते हैं तो वो उनकी रीजन यही होती है कि कोई इंटरनल जो है वो फोर्स लग रही है, शेयर फोर्स, ठीक है, दो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये एक्यूट और डीजेनरेटिव होते हैं। एथलीट्स में हो रहा होता है, एल्डरली पीपल में हो रहा होता है, या जो ओबीज होते हैं, ओवरवेट, उनमें होता है, ठीक है। अब एथलीट्स में मोस्ट कॉमनली ये हो रहा है। इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का टीयर होता है। अगर हॉरिजेंटल टीयर है तो वो विद इन द सब्सटेंस होगा, ठीक है। हॉरिजेंटल टीयर को हम फ्लैप टीयर भी बोल सकते हैं। रेडियल या वर्टिकल टीयर हो रहा है हमारे पास, ठीक है, ये पैरेट बीक में कन्वर्ट होगा। और लॉन्गिट्यूडनल जो है ये बकेट हैंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब लॉन्गिट्यूडनल टीयर हो रहा है ना, तो ये बकेट हैंडल में कन्वर्ट होगा। अब आपको पता है कि मेनिस्कस के पास से एसीएल पास कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उसका भी जो है ना, रप्चर होने का रिस्क यहाँ पर बढ़ जाता है। तो ये इसकी टाइप्स हैं कि ये किस किस तरीके से हो सकता है। हॉरिजेंटल हो सकता है जो कि फ्लैप में कन्वर्ट हो जाता है, इस तरह फ्लैप रिमूव हो गया। देन हमारे पास रेडियल होता है, जिसे हम कहते हैं कि जब ये प्रोग्रेस करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरेट बीक में, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। देन हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल है जो कि बकेट हैंडल बन जाता है। देन ये मिनिस्कस का फ्रंटल व्यू है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास ये नॉर्मल है। अब ये टॉप व्यू से देख रहे हैं तो ये हमारे पास टॉर्न है, ठीक है, ये हमारे पास रेडियल टीयर है इसमें। मीडियल मिनिस्कस की बात करें तो ये सबसे ज्यादा इजीली टीयर होता है। मतलब वैसे तो मिनिस्कस इतना इजीली टीयर नहीं होता अगर अनलेस वो अनहैप्पी ट्रायड का पार्ट ना हो, ठीक है। लेकिन अगर लेटरल स्क्वाटिंग की बात करें तो यहाँ पर ये लेटरल से ज्यादा मीडियल मिनिस्कस टीयर हो रहा है लेटरल स्क्वाटिंग जब हम करते हैं। इंटरनल रोटेशन हो रही है टिबिया की अगर नी फ्लेक्स्ड है। वैसे क्या होता है कि जब नी फ्लेक्स्ड है ना तो टिबिया एक्सटर्नली रोटेट करती है फ्लेक्शन में, ठीक है। तो अब यहाँ पर फोर्स्ड इंटरनल रोटेशन होगी तो वो मीडियल मेनिस्कस डैमेज हो गया। मेंबर ऑफ अनहैप्पी ट्रायड है जिसकी हमने बात की थी कि मीडियल मेनिस्कस इन्वॉल्व होता है, एमसीएल और एसीएल इन्वॉल्व होता है अनहैप्पी ट्रायड या ट्रायड ऑफ ओडोनो में। लेटरल मेनिस्कस टीयर है, इसका लोअर इंसिडेंस होता है देन मीडियल मेनिस्कस, ये ज्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, क्या जब नी एक्सटेंशन में जाती है तो वो बेसिकली लेटरली रोटेट करी होती है, सॉरी इंटरनली रोटेट करी होती है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल रोटेशन हो जाए एक्सटेंशन में, लॉकिंग की तरफ जब जा रही है, तो तब हमारे पास लेटरल मेनिस्कस टीयर हो सकता है। अब मेनिस्कस टीयर का क्या है कि इसका डायग्नोसिस इतना वो पता नहीं चलता है, ठीक है। जब तक हम ये ना देख रहे हो कि पेशेंट बिल्कुल वेट बेयरिंग कर रहा है, हमें इसमें एक्सरे की या एमआरआई की लाजमी जरूरत पड़ती है। टॉप व्यू देखने से हमें पता चलता है कि ये ज्यादा इफेक्टिवली कि ये किस तरह टीयर हुआ है या हुआ भी है कि नहीं, कोई और रीजन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डीप स्ट्रक्चर है तो इसके लिए जरा मुश्किल होता है। इसका डायग्नोसिस हम किस तरह करते हैं, मैकमिरस टेस्ट से, एप्लीज ग्राइंडिंग टेस्ट से। ये बेसिकली प्रोवोकेटिव मनूवर है। जब ये टेस्ट देंगे तो हमारे पास जिस साइड के ऊपर टीयर है ना वो पेन कॉज कर देगा। एमआरआई करवा रहे हैं, आर्थ्रोस्कोपी करवा रहे हैं, ठीक है। इसकी ये देखिए हमारे पास नॉर्मल मिनिस्कस है और यहाँ पर ये टॉर्न मिनिस्कस है। बकेट हैंडल टीयर हो रहा है यहाँ पर। मैनेजमेंट पे आ जाते हैं तो रिकवरी हम 6 मंथ्स में हमें मिल रही होती है। अब ये डिपेंड करता है कि टीयर किस तरह था, कितना था, ठीक है। और इसमें जो हमें वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज है उनके अंदर बहुत पेन फील होता है। एक्यूट कंडीशन है तो उसमें हम 48 to 90 आवर्स तक हम ये देख रहे होते हैं कि पेशेंट जो है ना वो पेन फील करा है, वो और वो पेन सबसाइड नहीं हो रहा होता। तो उसके लिए हम राइस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। रेस्ट, राइस, कंप्रेशन, एलिवेशन बेसिक प्रोटोकॉल है, ठीक है। क्रायोथेरेपी लाजमी अप्लाई करनी होती है इस केस में, तभी नम करेगा वो उस जगह को। जब थोड़ा सा वो उसका पेन सबसाइड हो जाएगा फिर आप आएंगे जो है डबल लेग सपोर्ट और सिंगल लेग सपोर्ट एक्सरसाइजेस पे। इनिशियली आपने डबल लेग सपोर्ट से स्टार्ट करना है, देन आप सिंगल लेग सपोर्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जब अब 4 to 6 वीक्स गुजर गए हैं, ठीक है, तो आप उसके बाद स्क्वाट्स करवा रहे हैं, असिस्टेड स्क्वाट्स, प्रोग्रेस टू असिस्टेड लंजेस, ठीक है। आपने स्लोली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करना है इन एक्सरसाइजेस पे। नहीं तो वो ऑलरेडी टॉर्न था तो पेशेंट पहले ही हेजिटेट करता है अपने वेट बेयरिंग की तरफ आने पे, तो वो ज्यादा फिर हेजिटेट करेगा। प्रोग्रेशन टू हायर लेवल, क्लोज काइनेटिक चेन फ्री वेट स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। यहाँ पर वेट फ्री एक्सरसाइजेस होंगी हमारे पास, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जो कि पेशेंट को जो है ना वो मतलब अब वो हेजिटेट कर रहा था वेट बेयरिंग से, तो यहाँ पर हम उसमें स्ट्रेंथ को और उसके जो है वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए हम उसको जो है प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस करवाएंगे।
इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास वो हो सकता है, अगर हम सर्जरी की बात करें, यूजली सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर एसीएल साथ रप्चर हो रहा है और हम सर्जरी की तरफ जा रहे हैं, तो उस केस में इस तरह होगा कि यहाँ पर या तो पार्शियल मेनिसेक्टमी होगी या फुल मेनिसेक्टमी होगी या फिर मिनिस्कल रिपेयर हो सकता है। उस केस में भी हमें पोस्ट ऑपरेटिव थेरेपी करवानी पड़ती है, और उसकी भी यही चीज है कि पहले हमने डबल लेग सपोर्ट से स्टार्ट करना है, देन हम सिंगल लेग सपोर्ट पे प्रोग्रेस करेंगे, इसी तरह असिस्टेड स्क्वाट्स होंगे और प्रोग्रेस करेंगे हम लंजेस पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पटेलर डिसलोकेशन आ जाता है। पटेलर डिसलोकेशन की प्रीडिस्पोजिशन क्या है? एक तो इसमें जेन्युवेल्गम हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, पटेला हमारे पास ऊपर से अटैच होता है क्वाड्रिसेप्स के साथ, बेसिकली मीडियल साइड पे उसके वीएमओ आ रहा है, ठीक है, और लेटरल साइड पे इसी तरह रेटिनाक्यूलम आ रहा है, और इंफीरियरली वो पटेलर टेंडन से अटैच है, ठीक है। अब जेन्यू वेलकम कॉज कर देगा, क्योंकि वीएमओ डैमेज हो रहा है, ठीक है, इसमें अफेक्ट हो रहा है, जो जिस जिस चीज के साथ ये अटैच है पटेलर डिसलोकेशन में, वो सब चीजें अफेक्ट हो रही हैं, चाहे वो फिर लेटरल एपिकॉन्डाइल हो, मीडियल एपिकॉन्डाइल हो, ठीक है। ओवरवेट पेशेंट है तब हो सकता है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है उसके ऊपर, नी के ऊपर, तब हो सकता है। पटेलर हाइपर मोबिलिटी की वजह से हो सकता है, और क्वाड्स के वीक होने की वजह से हो सकता है। जब ये होगा तो यहाँ पर हमारे पास हम जेन्यू वेलगम देख रहे होंगे, वो एबनॉर्मल क्यू एंगल बनेगा हमारे पास, बिगर क्यू एंगल, ठीक है। मैकेनिज्म हम देख रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, अगर मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है कि आपका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आ रहा है मीडियल साइड पे, मीडियल साइड की से आपको फोर्स आ रही है, वहां पर इंजरी हो जाएगी। एक्सटर्नल टिबियल रोटेशन विद फोर्सफुल क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, आपके क्वाड्रिसेप की फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन हुई है और साथ ही साथ जो है वो टिबियल रोटेशन हो गई है, ठीक है, एक्सटर्नल यानी लेटरल रोटेशन हो गया टिबिया की। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, ठीक है। क्वाड्रिसेप कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में कब होंगे? जब नी एक्सटेंडेड है। देन हमारे पास पटेलर डिसलोकेशन आ जाता है, इसमें हम वही हमने बात की थी कि वीएमओ वो अफेक्ट हो रहा है, उसका स्ट्रेन है। मीडियल पटेलर रेटिनाक्यूलम का स्ट्रेन हो सकता है, क्योंकि हमने कहा कि मीडियल और लेटरल साइड से जो वीएमओ अटैच है वो रेटिनाक्यूलम से अटैच है। देन हेमार्थ्रोसिस हो सकता है, जो कि एक्सटेंशन के साथ रिड्यूस हो रहा है। हम इसको जो है ना अर्ली बेसिस पर डायग्नोज इस तरह कर सकते हैं कि आप जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्वेलिंग हमें मिलेगी, इसके अलावा बल्जिंग मिल रही है, ठीक है, और ग्रूव मिल रहा है। तो ये चीजें जब पटेला डिसलोकेट करेगा तो हमें प्रोमिनेंट पटेला भी वहां पर नजर आ रहा होगा, हम इस चीज से इसको कह सकते हैं कि पटेला डिसलोकेट हो गया है, ठीक है। अगर वैसे तो ये ऑब्वियस होता है, ठीक है, अगर ये रिड्यूस नहीं हुआ तो ये ऑब्वियस होगा, जिस तरह अब यहाँ पर इंफीरियरली डिसलोकेट हो गया। पटेलर हाइपर मोबिलिटी या एप्रीहेंशन टेस्ट से हम देख रहे हैं, एक्सरे एमआरआई तभी सिर्फ जरूरी होगी जब यहाँ पर ओस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर आ रहे हैं, अदर देन डिसलोकेशन कोई फ्रैक्चर आ रहा है, ठीक है, वो जो हमारे पास टिबियल ट्यूबरकल वाली साइड थी वहां पर। अच्छा, उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट किस तरह कर रहे हैं? नी एक्सटेंशन करेंगे, हम यहाँ पर नी एक्सटेंशन करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हेम आर्थरोसिस हो जाता है, तो उसको हमने रिलीव करना है एस्पायरेशन से। सर्जरी अननेसेसरी होगी अगर वहां पर कोई ओस्टियोकॉन्ड्रल फ्रैक्चर नहीं है तो, या अगर हमारे पास एमपीएफएल का कंप्लीट रप्चर नहीं हुआ। एमपीएफएल हियर स्टैंड्स फॉर मीडियल पटेलोफिमोरल लिगामेंट, ठीक है। अब कंजर्वेटिवली हम क्या करेंगे? एक्यूट कंडीशन में कंजर्वेटिवली चल रहे हैं, क्रचेस देंगे, ठीक है, प्राइस रूल फॉलो कर रहे हैं हम यहाँ पर भी। और रिहेबिलिटेशन का इन अ लॉन्गर रन फोकस हमारा क्या होगा? वास्टस मीडियालिस की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, क्वाड्स की स्ट्रेंथनिंग के ऊपर, ठीक है। और पटेलर टेंडन को हम देख रहे हैं कि वो तो डैमेज नहीं हुआ, अगर वो डैमेज हुआ है, रप्चर हो जाता है इन मोस्ट केसेस, तो फिर उसमें वहां पर हमारे पास सर्जरी रिक्वायर्ड है। फिर अब नॉर्मल पटेला पोजीशन आ गया। पटेला की नॉर्मल पोजीशन ये होती है कि वो कॉन्डाइल के बिल्कुल ऊपर प्रेजेंट होता है, 5 to 7 सेंटीमीटर वो डिस्प्लेस हो रहा होता है जब हम फ्लेक्स या एक्सटेंड करते हैं नी को, ठीक है। पटेला ऑल्टर में क्या होता है कि हमारे पास ट्रैकिंग हो रही होती है ना, तो वो उसका पटेलर टेंडन टूट जाता है और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, ठीक है। और पटेला बाजा में क्या होता है कि हमारे पास जो क्वाड्स का टेंडन था जिसकी वजह से ये पटेला अटैच था, हेंस वीएमओ, वो वहां से वो ब्रेक हो गया और पटेला नीचे की तरफ मूव कर गया। ये हमारे पास नॉर्मल नी है, और ये हमारे पास साइड व्यू में हमें पटेला ऑल्टा नजर आ रहा है। ये ट्रैकिंग सिंड्रोम थे। देन हमारे पास कोंड्रोमलेशिया पटेला आ गया। ये बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास पटेला जो है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, ये भी ट्रैकिंग सिंड्रोम का पार्ट है, ठीक है। अब कोंड्रोमलेशिया में क्या है कि पटेला जो है वो उसकी जो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सर्फेसिस है वो सॉफ्ट हो गए। पॉसिबल कॉज इसकी क्या होती है कि पटेला और फीमर के बीच में इनकॉन्ग्रुएंस आ रही है।
जब पटेला स्मूथली फीमर के ऊपर ग्लाइड नहीं करेगा, इनकॉन्ग्रुएंस आ रही है, तो उसकी वजह से वहां पे ग्रेटिंग सेंसेशन फील होगी, पेन फील होगा, स्वेलिंग फील होगी, ठीक है। और इस ये भी जिस तरह ओस्टियोआर्थराइटिस है ना, डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है, इस तरह इसका भी ग्रेजुअल ऑनसेट है, उसमें भी तो ग्रेटिंग सेंसेशन फील हो रही होती है, इसमें भी हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट आपको बताएगा कि उसका जो पेन है ना वो कुछ एक्टिविटीज से एग्रीवेट होता है। वो एक्टिविटीज वो होंगी जिसमें आपकी नी की एक्सटेंशन ज्यादा हो रही है, एक्सटेंशन में नी के ऊपर लोड ज्यादा आ रहा है, ठीक है। और कोई नी इंजरी हुई है उस वजह से हो सकता है। जनरलाइज एरिया के अंदर ही आपको पेन फील होगा, पटेला वाले एरिया में, ठीक है। मीडियल एस्पेक्ट ऑफ नी में भी हो सकता है, पेरी पटेलर रीजन में भी, जो पटेला के इर्द गिर्द का रीजन है वहां पर भी, ठीक है। देन हम बात करते हैं कि जो पेन है ये एग्रेवेट हो रहा है पटेलोफिमोरल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस की वजह से। तो अगर हमने इसको मैनेज करना है तो पहली चीज तो हमें ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस जो है वो अननेसेसरी हटाने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें पेन जिस तरह पेशेंट बताता है कि रिप्रोड्यूस हो रहा है, वो कब होगा, जब वो स्टेयर्स को डिसेंड करेगा, ठीक है। नी उसकी बेंट है फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एबनॉर्मल पटेलर ट्रैकिंग जो है वो हम देख रहे हैं सिटिंग पोजीशन में, एज द पेशेंट फ्लेक्सेस एंड एक्सटेंड्स द नी, ठीक है। क्योंकि जब फ्लेक्स और एक्सटेंड कर रहे हैं तभी हमें पता चल रहा है कि पटेला मूव कर रहा है, ठीक है। स्टैंडिंग में तो आप जो है वो नी लॉकिंग में होती है, उसमें आपको पता नहीं चल सकता। पटेला जो है वो 5 to 7 सेंटीमीटर मूव करता है, सॉरी। और वो हम देखते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में ही। और इस जो कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला होता है इसमें ग्रास होपर आय पटेला बन जाता है, ठीक है। ऊपर रेज हो जाता है और लेटरल पोजीशन में चला जाता है, इस तरह। पटेला अपनी नॉर्मल पोजीशन के बजाय अपर चला गया एंड लेटरल साइड पे चला गया, जस्ट लाइक ग्रास होपर्स आइज। ये हमारे पास पटेला का जो और फीमर के बीच में जो कार्टिलेज था ना वो अफेक्ट हुआ है, ये सॉफ्ट हो गया बेसिकली, ठीक है। हम इसको मैनेज किस तरह करें हैं, वही बात हमने पहले तो कंप्रेसिव लोड्स हटाया, दूसरा फिर वीएमओ की स्ट्रेंथनिंग की, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे रहे हैं, स्ट्रेंथनिंग करें क्वाड्स की थ्रू क्लोज काइनेटिक चेन एक्सरसाइजेस लाइक दिस। देन वेट बेयरिंग ट्रेनिंग करवा रहे हैं यहाँ पर, और टेपिंग और ब्रेसिंग करवा रहे हैं। इसमें हमें स्प्लिंट्स की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। टेपिंग जो है वो भी हम, ये नहीं है कि 24/7 किए रखेंगे, लेकिन हाँ जब आपका रेस्ट पर है तो आप तब कर सकते हैं इसके ऊपर टेपिंग। ऑस्गुड स्लेटर डिजीज की भी हमने बात की थी, जो टिबियल एपोफाइसाइटिस है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास टिबिया जब तक 20 ईयर्स ओल्ड नहीं हो जाते तो वो लॉन्ग बोन है, वहां पर ओस्टियोकोंड्रोसाइट्स होंगे। वहां पर हमारे पास अभी वो वीक बोन है, वो फुली फॉर्म नहीं हुई, ठीक है, ग्रोथ प्लेट है वहां पर। तो टिबियल ट्यूबरकल के इर्द गिर्द जो एपोफाइसिस हैं वहां पर हमारे पास पटेलर टेंडन अटैच होता है, ठीक है। अब जब पटेलर टेंडन के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेच आएगा तो वो वहां पर इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा, ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस कॉज कर देगा, ठीक है। एवल्जन भी हो सकती है पटेलर टेंडन की। यंग एथलीट्स में ये जो टेंडन अटैच होता है वो प्री बोन पे अटैच होता है, वही बात के बोन अभी ग्रो नहीं की है, ग्रोथ प्लेट है वहां पर। तो ये वीकर होती है देन नॉर्मल अडल्ट बोन, तो यहाँ पर डैमेज भी ज्यादा होता है एंड पेन भी ज्यादा होता है। अब टिबियल ट्यूबरकल के ऊपर आपको यहाँ पर स्वेलिंग मिलेगी, पेन रिप्रोड्यूस होगा रेजिस्टिंग क्वाड्रिसेप्स एक्सटेंशन में, ठीक है। अगर आप रेजिस्टेड एक्सटेंशन करवा रहे क्वाड्स की, स्क्वाटिंग में, रनिंग में, जंपिंग में, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो रही है नी की। देन अगर हमने ऑस्गुड स्लेटर डिजीज को मैनेज करना है तो किस तरह मैनेज करेंगे। एक तो जो हमारे पास अननेसेसरी स्ट्रेस आ रहा है उसको रिमूव करेंगे, दूसरा हम इसके ऊपर ब्रेसिंग कर सकते हैं। और अगर पटेलर टेंडन रप्चर हुआ हुआ है तो वहां पर हम उसको जो है वो सर्जिकली हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस करनी है, यहाँ पर भी हम क्वाड्स की ट्रेनिंग करवाएंगे। देन हमारे पास आ जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस की प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो कॉजेज होती हैं। प्राइमरी कॉज जो होती है वो इडियोपैथिक होती है, अननोन कॉज होती है। एंड सेकेंडरी जो होती है वो एबनॉर्मल जॉइंट मैकेनिक्स की वजह से होती है। अब एबनॉर्मल जॉइंट मैकेनिक्स या तो पोस्ट ट्रॉमेटिक होते हैं या इडियोपैथिक होते हैं। पोस्ट ट्रॉमेटिक दैट इज किसी एक्सीडेंट के बाद, किसी इंजरी के बाद हो गया, ठीक है। ये मोर कॉमन होते हैं इन मेन, और इडियोपैथिक विमेन में कॉमन होता है। इसमें भी बहुत सारे वो आ जाते हैं, ओबेसिटी वाला फैक्टर आ जाता है इसमें भी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है कि पोस्ट मीनोपॉजल इफेक्ट्स भी होते हैं इसमें इसमें भी। अच्छा, हमारे पास कॉमन साइट जो होती है ना नी ऑस्टियोआर्थराइटिस की, वो फिमोरोटिबियल या पटेलोफिमोरल जॉइंट होती है। फिमोरोटिबियल दैट इज बिटवीन फीमर एंड टिबिया, जो है हमारे पास जॉइंट स्पेस कम होना स्टार्ट हो जाती है, और ये ज्यादा मीडियल साइड पे स्टार्ट होता है, ठीक है।
देन पटेलो फिमोरल जॉइंट में आ जाता है, वहां पर पटेला और फीमर के बीच में, जिस तरह हमने ओस्ट्रोकोंडोमलेशिया की बात की, कोंडोमलेशिया की, ठीक है, कि वहां पर हमारे पास जो है वो स्लाइड कर रहा होता है पटेला ओवर फीमर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज हो रही है, वो रीजन भी होती है। मैंने तब भी कहा था वो भी डीजनरेटिव अर्थराइटिस है, उसी की टाइप है, और यहाँ पर भी डीजनरेटिव अर्थराइटिस की टाइप है, ठीक है। उसके बाद ये हम देख रहे हैं कि ये वेरस डिफॉर्मिटी है, अभी हमने बात की कि हमारे पास ये अंदर की साइड पे हो रही है। तो इसमें जब आप, अगर आपके पास पेशेंट हो ना, तो वो आप उसको सुपाइन लाइन में लिटाते हैं उसकी ग्रेडिंग चेक करने के लिए ओस्टियोआर्थराइटिस की। तो अगर वो अपने ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में है ना, तो उसमें वेरस डिफॉर्मिटी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। वो सीधा लेटेगा, उसकी लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ठीक है, तो उसके पाँव आपको बाहर की तरफ गिरे हुए मिलेंगे, वो वेरस डिफॉर्मिटी है उसकी। और अगर वो अभी सीधा ही लेटा है और उसके पाँव बाहर की तरफ नहीं गिर रहे और वो नॉर्मल अपनी पोजीशन में, इसका मतलब है उसका ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक अभी प्रोग्रेस नहीं हुआ। और ये ज्यादा अच्छा अंदाजा इसका हम एक्सरे से ही लगा सकते हैं। देन हमारे पास ये आ जाता है कि ये हमारे पास एक नॉर्मल ज्वाइंट है, और यहाँ पर हमारे पास कंप्रेशन हुआ हुआ है, ठीक है। ये देखें मीडियल एस्पेक्ट पे ही हमारे पास सबसे इनिशियली ये स्टार्ट हुआ है। देन यहाँ पर हमारे पास जो है बहुत ज्यादा स्पेस आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कम स्पेस है, नैरोइंग हो रही है, और ये हमारे पास वेलगस साइड, सॉरी वेरस साइड पर जा रहा है, दोनों तरफ बाहर की तरफ गिर रहा है ये फीमर। ये हमारे पास जो है फ्रंटल व्यू है, एपी व्यू है, और ये हमारे पास लेटरल व्यू है। इसमें हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल नहीं है ये।